की बात करता हूं। पाकिस्तानी लोगों ने यूके के लिए 5.3 मिलियन पाउंड सर्व कर दिए और बड़ी हैरानकुन बात है कि इन्होंने 40% एप्लीकेशन से रिजेक्ट कर दिया, यानी शेंजन स्टेट्स जो भी हैं उन्होंने पाकिस्तानियों के 50% वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको वीज़ा लगेगा ही लगेगा। वेलकम टू अवर डिजिटल प्लेटफॉर्म ड्रीमिंग अब्रॉड। और सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें कि जैसे ही कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आपके पास आ जाए। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ओनली फॉर यू, और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, बड़ी ही क्रूशल है और आपको लाजमी है कि ये आप एंड तक देखें। जब तक आप एंड तक ये देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जैसे ही आप एंड तक देखेंगे तो मेरी ये मेहनत रंग लेके आएगी कि मैं आपके लाखों रुपए बचा सकता हूँ। बहुत सारे लोग दुनिया के यूरोपीय यूनियन और यूके की तरफ जो है वीज़ा अप्लाई करते हैं, मगर जो करंट स्टेटस है और करंट जो एनालिटिक्स आए हैं तो इन ममालिक के जो लोग हैं उनके वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आज की जो इस वीडियो को मेरे बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि कौन से ममालिक के लोगों की एप्लीकेशन ज़्यादा रिजेक्ट हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और आपके साथ में वो डेटा भी शेयर करूंगा। और उसके साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं पिछले वीडियो से बारहा आपको बता रहा हूँ, कि आपको पहले अपने आप को उस स्टेज पे लेके आना पड़ेगा कि जो देखने वाला वीज़ा ऑफिसर हो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट ना करे और आपको वीज़ा ग्रांट कर दे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज की जो 12 जून को जो हम पाकिस्तान की सबसे लीडिंग अखबार है डॉन, उन्होंने एक बड़ा ही आर्टिकल जो शाया किया है और उन्होंने अपनी हेडिंग जो है इस चीज़ से शुरू की है कि यूके एंड शेंजन स्टेट्स मेक मिलियन ऑफ रिजेक्टेड वीज़ाज, यानी, और ये जो डेटा इन्होंने शेयर किया है ये 2023 के दिसंबर तक किया है। अब 2024 की तो इन्होंने बात ही नहीं की। अब प्रॉब्लम ये यहाँ पे आती है कि आपके वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है, किस वजह से होता है, और ये आप लोग तो अगर किसी के पास भी जाते हो, यानी किसी के एजेंट के पास या बड़े बड़े कंसर्न के पास, वो तो आपको सारे सुहाने ख्वाब ही दिखा देते हैं। और जब कोई वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो जो वीज़ा जिसका रिजेक्ट होता है वो तो एक तो पहले वो मॉरली डाउन हो जाता है, उसके साथ साथ इतना उनका पैसा लग जाता है, उनके जो ख्वाब हो जाते हैं वो भी सारे चिकनाचूर हो जाते हैं। मगर प्रॉब्लम ये आती है कि जो बेसिक उनके रूल्स हैं, जो बेसिक वो चीज़ें मांग रहे हैं, वो तो आपको कंसर्नेंट भी नहीं बताएगा, वो आपको कोई एजेंट भी नहीं बताएगा, ना ही वो आपसे ये कहेगा कि आपका जो वीज़ा मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसकी गारंटी होगी, वो भी नहीं देगा, क्योंकि जो वो फ़ीस अपने ले रहा है वो भी नॉन रिफंडेबल है, और उसके साथ साथ जो जिस मुल्क में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ़ीस भी नॉन रिफंडेबल है। यानी दोनों तरफ से नुकसान किसका हो रहा है, जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है। तो बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरी पिछली वीडियोस को भी आप देखेंगे तो मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे एस्पेक्ट्स आपको बताए हैं और वो रिसर्च करके बताए हैं, क्योंकि मैं भी खुद रिसेंटली अभी यूके का और उसके साथ शेंजन घूम के अभी वापस आया हूँ, नॉट मोर देन 1 मंथ हुआ है, तो मुझे पता है कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो इस वीडियो के एंड में वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपका केस जो है स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो और जो वीज़ा ऑफिसर के पास जब एप्लीकेशन जाए तो सवाल ही पैदा ना हो कि आपकी एप्लीकेशन वो रिजेक्ट करे। तो पहले तो मैं आपके साथ ये डेटा शेयर करता हूँ। अच्छा, ये डेटा है, सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तानी लोगों ने यूके के लिए 5.3 मिलियन पाउंड सर्व कर दिए, लगा दिए, सिर्फ ट्रैवल वीज़ा के लिए। ना कोई इमिग्रेशन है, ना कोई वर्क परमिट है, नहीं, सिर्फ शॉर्ट टर्म 6 मंथ्स वीज़ा के लिए। और सबसे बड़ी बात है और बड़ी हैरानकुन बात है कि इन्होंने 40% एप्लीकेशन से रिजेक्ट कर दिया। और ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये 2023 का बता रहा हूँ, 24 की तो अभी बात आई ही नहीं है। अच्छा, ये डेटा जो है ये एक कंपनी है यूके की और इन्होंने जो है ये एनालाइज भी किया है और इन्होंने ये शेयर भी किया है, और ये यूरोपीय यूनियन और यूके से दोनों की कोलैबोरेशन करके इन्होंने बनाया। तो ये कहते हैं कि एक कंपनी है लेगो कलेक्टिव और ये कम्युनिटी ऑफ रिसर्चर्स है, और इन्होंने कहा है जो पाकिस्तानी है उन्होंने 5.3 मिलियन
पाउंड्स जो हैं वो लगा दिए हैं इस वीज़ा के चक्कर में, और सबसे बड़ी बात है 40% जो है इनके वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको दूसरा बताऊं कि अगर मैं बात करता हूं शेंजन की, यानी शेंजन स्टेट्स जो भी हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों के 50% वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिए। अब उनमें से उनकी टोटल कास्ट कितनी आई है, 3.344 मिलियन यूरोज लग गए और 50% उनके वीज़ा रिजेक्ट हो गए। अब सवाल यह है कि भाई वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, ये तो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। उसके साथ साथ इन्होंने जो दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये भी कही है कि इनके इतने अपने, यानी यूरोपीय यूनियन वालों के इतने रिजर्व्स ही नहीं है, इतने रिजर्व्स ही नहीं है जितने हम उनको पैसे दे रहे हैं कि भाई हम आपके मुल्क में घूमने आ रहे हैं, हम आपके मुल्क में जो है वो वेकेशंस गुजारने आ रहे हैं, मगर उनको हम पे यकीन ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं भाई, अगर आप आओगे तो आप यहाँ पर रह जाओगे, आपके पास इंडस्ट्री भी नहीं है तो भी रह जाओगे, भाई हम नहीं रहेंगे, हम वापस आएंगे। यही चीज़ तो आपको उस वीज़ा ऑफिसर को बतानी है, मगर अनफॉर्चुनेटली या तो हम बताते नहीं हैं, या तो जो लोग या जो कंपनी वाले या जो एजेंट हैं, या जब आप खुद अप्लाई करते हैं उस चीज़ को आप एड्रेस ही नहीं करते। ये जो डेटा एनालाइज किया, ये क्या है, मराठा फॉरेस्ट्री और ओठो मैंगटीज़ा ने, तो इन्होंने दूसरी चीज़ ये भी बताई है कि ये जो वीज़ा रजिस्ट्रेशन का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये जो लोग अप्लाई कर रहे हैं जिस भी ममालिक में, तो उनके जहन में जहनी तनाव और फ्रस्ट्रेशन और अच्छे मुस्तकबिल की तलाश की वजह से वो जहनी तनाव और जहनी जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ और बड़े मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़, इस चीज़ को भी एड्रेस किया है कि ये जो अगर पाकिस्तान है तो इनके तो यूरोपीय यूनियन हो गए या जो यूके हो गए, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अब हाई क्लास का रजिस्ट्रेशन रेशो क्यों आ रहा है यानी। अच्छा, आज फर्दर जो डेटा आ रहा है तो 2023 में पाकिस्तानियों ने अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख लोगों ने जो है वो इस वीज़ा को अवेल करने की कोशिश की है। जो इन्होंने फर्दर ये भी बात की है कि जब ये रजिस्ट्रेशन रेट बढ़ता है और फिर लोग जो है वो इलीगल तरीके से इन ममालिक में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो कोशिश करते हैं कि अगर हम लीगल तरीके से वहाँ पे चले भी जाएं तो वो उनकी पहली तो ये कोशिश रहती है, मगर जब उनको वहाँ से कोई सक्सेसफुल नहीं होता, अगर वो जब वो देखते हैं कि हमें लीगल तरीके से वीज़ा नहीं मिलता, तो फिर वो गैर कानूनी तरीके जो हैं वो अपनाते हैं। ग्रीस में, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो हैं लोग एक बोट पे जा रहे थे और वो बोट जो है वो कल्टी हो गई। अच्छा, ये जो आर्टिकल था आज की अखबार में, यानी पाकिस्तान की एक लीडिंग अखबार में शाया हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस अखबार को कि इस आर्टिकल को आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा, ये तो वो बात हो गई, ये डेटा हो गया, तो जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कितने % रिजेक्शन है। सवाल ये है कि रिजेक्शन क्यों होता है। क्या आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि जब फाइल आपकी किसी भी वीज़ा ऑफिसर के पास जाए तो उसके पास मिनिमम चांस हो आपका फाइल रिजेक्ट करने के लिए और आपको वीज़ा ग्रांट देने के लिए। क्योंकि बहुत सारे जब मैं मीटिंग्स में जाता हूँ या मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरेक्शन होता है तो वो यही कहते हैं कि यार मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मेरा हमेशा यही एक सवाल होता है कि भाई पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो करें, पहले आप अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग तो करें। जब भी आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं लिटरली जिनका कभी भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मिसाल के तौर पे आप अगर पाकिस्तान में बैठे हुए या आप इंडिया में बैठे हुए तो उनके जो क्लोजली जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आराम से वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे आपको ट्रैवल करना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट मिसाल के तौर पे आपके पास अकाउंट में 6, 7, 8 लाख पड़े हैं। अब लोग क्या करते हैं कि भाई यार मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में 10 लाख डाल दो, 5 लाख डाल दो। वो आपकी इनकम के साथ मैच ही नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे आपकी इनकम है 50,000, आपके अकाउंट में पड़े हुए 10 लाख। हाउ इज़ अ पॉसिबल। यानी आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज से क्या मकसद है, यानी 1 लाख तनख्वाह है, 20-30 हज़ार 40 हज़ार आपने बचा लिए, बाकी आपने यूटिलाइज कर दिए, तो वो आप आराम से उसको सेविंग कर दें, मगर वो थोड़ा टाइम लग जाएगा, मगर आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर हो जाएगी। मगर ये जो जंक आ जाते हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो वो एक जो है वो जब वीज़ा ऑफिसर के पास आ जाता है तो वो ये समझता है कि आपकी इतनी तो इनकम ही नहीं है जितने आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए।
तो वहाँ पे उसको शक हो जाता है कि ये इसने पैसे कहीं से अरेंज किए हैं या बारो किए हैं। उसके साथ साथ हाँ ठीक है, अगर आपके बाहर से कोई रेमिटेंस आ रहे हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप उन रेमिटेंस की, या आपके वालिद साहब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या आपके भाई आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बहन आपकी सपोर्ट कर रही है, उसके जो है आप उनकी एविडेंस देते हैं, आपका फाइल स्ट्रांग हो जाएगा। उसके साथ साथ दूसरा एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। वीज़ा ऑफिसर ये कहना चाहता है कि भाई अगर मैं इस बंदे को वीज़ा देता हूँ, ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसका पीछे तो कुछ है ही नहीं। आपकी अगर अपने मुल्क में कुछ टाइज ही नहीं होगी तो आप क्यों आओगे। एक बंदा है 27-28 साल का बंदा है, उसकी सैलरी 50-60 हज़ार से ज़्यादा है नहीं, गैर शादीशुदा है, बच्चे भी नहीं है। अब उसको वीज़ा ऑफिसर को भी तो पता है ना, अगर उसको वीज़ा देगा तो क्यों देगा। वो उसको पता है कि उसको वीज़ा दूंगा तो ये कोशिश करेगा कुछ ना कुछ इलीगली या लीगली वहाँ पे रहने की कोशिश करेगा, तो उसको भी नहीं देगा। तो सवाल ये है कि आप अपने आप स्ट्रॉन्ग करें, आपके नाम पे प्रॉपर्टी हो, आपके नाम पे घर हो, आपके नाम पे कोई ज़मीन हो, आपके नाम पे कोई जायदाद हो, आपके नाम पे गाड़ी हो, ऐसी चीज़ें हो ना, तो जिसको यानी वो जब चीज़ें होंगी तो वो वीज़ा ऑफिसर समझेगा कि हाँ ये बंदा वापस आएगा, ये बंदा जेन्युइन होगा। और उसके साथ साथ आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अब मिसाल उधर बहुत सारे लोग होते हैं हर 6 महीने जो है, हर छठे महीने जो है वो अपनी कंपनी चेंज करते हैं, 7वें महीने में, 8वें महीने में, साल में। अब जब वीज़ा ऑफिसर कहेगा, आप उसके पास पूछोगे कि भाई इसको कितना टाइम हो गया, तो वो आप कंपनी आप भाई इसको तो 6 महीने हो गए। अब 6 महीने वाले को वो वीज़ा ऑफिसर यही समझेगा कि भाई 6 महीने वाले को अगर मैं वीज़ा दूंगा तो इसका तो कोई स्टेक ही नहीं है, ना इसकी पेंशन, ना इसका जीपी फंड, ना इसकी रिटायरमेंट। तो वो कहेगा इसको जैसा ये अपने मुल्क में वैसा ही हमारे मुल्क में, इसको देने का क्या फ़ायदा। हाँ, अगर आपकी एक कंपनी में 10, 12, 15 साल की सर्विस होगी तो वीज़ा ऑफिसर यही समझेगा कि ठीक है ये बंदा जेन्युइन है, इतने साल काम कर रहा है। अगर बच्चे भी हैं, स्कूल में हैं, तो डेट्स ऐसी दे देते हैं जिसमें पता चलता है कि भाई ये तो स्कूल का टाइम है, आप कैसे बच्चों को घुमाने लेके जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें, अपने आप को वीज़ा ऑफिसर एज अ वीज़ा ऑफिसर समझें कि भाई अगर आपके सामने एक एप्लीकेशन आ रही है तो आप कौन से फैक्टर होंगे जिनको देख के आप एक बंदे को वीज़ा ग्रांट करेंगे। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, आप इसको स्टडी करें। हमारी जो वीडियोस आती हैं, आप अगर हमारी पिछली वीडियो देंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स भी लिखे हुए हैं। अगर मैं कनाडा की बात करता हूँ तो उसमें मैंने एक एक चीज़ को कैटेगरी बताया है आपको, उस चीज़ को देखें, अपने पैसे बचाएं। और इससे फ़ायदा जो एक आप देखें ना, अगर आपका काम वीज़ा अप्लाई करना है तो लगे ना। अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे तो फिर फ़ायदा क्या है। अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपका वीज़ा नहीं लग रहा तो फिर फ़ायदा क्या है। आपने पैसा भी ज़ाया किया, आपने टाइम भी ज़ाया किया। अब वीज़ा लग गया तो ठीक है, लोग चलते हैं तुक्के के पीछे, और मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई तुक्का नहीं करें आप। तुक्का किसी का तो लग जाता है मगर हर किसी का तो नहीं लगेगा ना। तो प्रॉपरली काइंडली आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर करें, अपने टाइज स्ट्रॉन्ग करें कि ठीक है भाई अगर मैं सिंगल भी जा रहा हूँ, 26, 27, 28 साल का बनता हूँ, सिंगल भी जा रहा हूँ, भाई मेरे माँ बाप पीछे है, मेरा भाई पीछे है, मेरी बहन पीछे है, तो ये सब चीज़ें बताएंगे हाँ भाई ये बंदा वापस आएगा। आपकी जॉब है पीछे, आपका बिजनेस से पीछे, भाई आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं। तो जब ये वीज़ा ऑफिसर समझेगा कि हाँ भाई ये बंदा मुझे जेन्युइन लग रहा है, ये बंदा ये ट्रैवलर भी है, ये बंदा भी जेन्युइन है, कोई ऐसे नहीं लग रहा, कोई ऐसे अनबियॉन्ड मीन्स इसके फंड्स भी नहीं है, यानी एज पर है, तो वो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको वीज़ा लगेगा ही लगेगा। तो उम्मीद रखता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त को दें इजाज़त।